मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप लोगों को? आज कल फाइनल ईयर वालों का यूनिट टेस्ट लास्ट टेस्ट भी है। तो इसलिए आज थोड़ा लेक्चर हमने रख दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई लंबा ज़्यादा लेक्चर नहीं है, इंशाल्लाह 12 से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में तोड़ा है, बल्कि मेजर जो भी पोर्शन है वो आज तकरीबन कवर किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात बेसिकली चल रही है कि प्राइमरी दांत होते हैं, यानी कि मिल्की टीथ, यानी कि दूध पीते दांत, उनके बारे में बात की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तो सबसे पहले, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेनलेस स्टील क्राउन। कोई मुझे बताएगा स्टेनलेस स्टील क्राउन के बारे में क्या पता है आप लोगों को? कोई वॉलेंटियरली बताना चाहता है? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले होता क्या है, ये एक मेटल का क्राउन होता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है। इसको कहते हैं प्री फॉर्म्ड मेटल क्राउन। ऑलरेडी बना बनाया होता है और ये बच्चों में लगाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आ सकता है, इसकी इंडिकेशंस। इसकी क्या इंडिकेशंस है बच्चों में? नंबर वन, मल्टी सरफेस कैरियस लीजन, यानी कि दो सरफेस इन्वॉल्व हों, ऐसी कोई कैरीज हो। कोई अगर छोटी सी ऑक्लूजल कैरीज है उसके लिए नहीं, लेकिन मल्टी सरफेस कैरियस लीजन, मल्टी सरफेस कैरियस लीजन पहली इंडिकेशन। अगर मेरी आवाज़ या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। दूसरी इंडिकेशन, पल्पोटमी करने के बाद, अगर किसी भी प्राइमरी दांत की पल्पोटमी कर रहे हैं या फिर पल्पेक्टोमी कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो फिर लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील क्राउन दिया जाएगा। नंबर थ्री, फ्रैक्चर्ड दांत है, अगर फ्रैक्चर्ड है, फ्रैक्चर्ड मोलर है, तो उसमें दिया जाएगा स्टेनलेस स्टील क्राउन। नंबर फोर, अगर इनेमल डिफेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इन दांतों में भी स्टेनलेस स्टील क्राउन दिया जाएगा। नंबर हो गए टोटल चार। किसी बच्चे को रैम्पेंट कैरीज है तो उसमें भी दिया जाता है स्टेनलेस स्टील क्राउन, पांच। छठे नंबर पे, अगर कोई आपको जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कोई, प्लीज मिस कर लें, कोई अगर काम हो रहा है बच्चे का जीए में, तो हमेशा स्टेनलेस स्टील क्राउन ही प्रेफर किया जाता है। क्योंकि इसलिए प्रेफर किया जाता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील क्राउन प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप बच्चे को ऑलरेडी जीए में डाल रहे हो, यानी कि एडमिट कर रहे हो, और उसमें आपने की अमलगम, और अमलगम 2 दिन के बाद निकल गई। तो वो तो जो पेशेंट, बच्चे के गार्डियन है, वो तो आपको गालियां देंगे कि आपने एक तो हमारे बच्चे को बेहोश किया है, और आपने जो फिलिंग की वो तो निकल गई, अब क्या दोबारा बेहोश करेंगे? तो इसलिए जीए में हमेशा प्रिफर्ड है कि स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा दो, ताकि परमानेंट काम हो जाए। फिर ऐसे कोई गार्डियन आपको बोले ना कि यार वो जो वो वर्थ इट लगे कि उसने जीएम में चलो बच्चे को डाला है, लेकिन उसने काम, डेंटिस्ट ने ऐसा किया है कि वो बहुत अच्छा काम किया है। नंबर सेवन, एज अ स्पेस मेंटेनर। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सेकंड प्राइमरी मोलर एक्सट्रैक्ट होगी, बच्चे का एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, तो फिर जो परमानेंट फर्स्ट मोलर है वो आ जाता है सेकंड, उस मोलर की तरफ मीजियल ड्रिफ्टिंग हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी फर्स्ट मोलर है उस पे स्टेनलेस स्टील क्राउन लगाते हैं, जिसमें एक डिस्टिल शू अटैच होता है एज अ स्पेस मेंटेनर। तो इसको बोलते हैं यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील क्राउन एज ऑन ऑन एज अ स्पेस मेंटेन करने के हिसाब से यूज किया जाता है। तो काफी इंडिकेशंस है, लेकिन ये 6-7 इंडिकेशन है। ब्रूक्सिज्म वाले पेशेंट में भी लगाया जाता है, और अगर परमानेंट फर्स्ट मोलर में भी लगा सकते हो आप। ये याद रखें, प्राइमरी में तो लगाना लगाना है, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को MIH है, तो परमानेंट फर्स्ट मोलर जो होता है वो हाइपो मिनरलाइज्ड होता है, तो उसमें भी आप स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि 13 साल की उम्र में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो स्टेबिलिटी मार्जिनल जिंजाइवा की आ जाती है, 13-14 साल के अंदर निकालना पड़ेगा।
तब तक लगा सकते हो आप। तो ये सारी इंडिकेशंस हो गई स्टेनलेस स्टील स्टील क्राउन की। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज नंबर वन, ये इट कवर्स होल क्राउन। सारे क्राउन को कवर करता है, तो फिर कोई भी बच्चे को सेंसिटिविटी नहीं होती। नंबर टू इसका एडवांटेज ये है कि सिंगल विजिट, क्योंकि कोई इंप्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, टू विजिट्स का तीर नहीं है। तीसरा एडवांटेज ये, नो लेबोरेटरी प्रोसीजर इंक्लूडेड, कोई लैब का काम नहीं है। चौथा एडवांटेज ये, इजी एंड कन्वीनियंट प्रोसीजर। पांचवा ये है कि इकोनॉमिकल इनएक्सपेंसिव, क्योंकि जो आप लेबोरेटरी चार्जेस से बच चुके हो तो कंपैरेटिवली ये सस्ता ऑप्शन होता है नॉर्मल क्राउन्स के मुकाबले में। और उसके अलावा एक और इंडिकेशन एडवांटेज ये कि इसके रिटेंशन रेट बहुत अच्छे हैं। एक दफा लग गया ना तो ये लगा रहेगा, ऐसे नहीं होगा कि 2 दिन बाद निकल गया, हफ्ते बाद निकल गया, या जुम्मा जुम्मा चला, ऐसा नहीं होगा। तो वो चलेगा जब तक प्राइमरी दांत एक्सफोलिएट नहीं होता, तब तक वो लगा रहेगा। 6-7 एडवांटेजेस बता दिए। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। नंबर वन, जो उसकी मार्जिन्स होती है ना वो सब जिंजाइवल होती हैं। नंबर टू, ये है कि अगर आपने क्या कहते, अगर आपने परमानेंट मोलर में लगाया है तो फिर आपको 12-13 साल की उम्र में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आप नॉर्मल असली वाला क्राउन लगाते हो। परमानेंट मोलर में लगा सकते हो, बट वो टेम्परेरी ऑप्शन है, परमानेंट ऑप्शन नहीं। तीसरा नुकसान कि थोड़ी सी टूथ प्रिपरेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल नॉन इन्वेजिव नहीं है, थोड़ा सा दांत आपको काटना पड़ता है। तो ये 3 इसकी डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस बता दिए और इंडिकेशंस बता दी। जी, कोई कुछ कह रहा है? अब इसकी प्रिपरेशन का सवाल आ सकता है। प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको करनी है ऑक्लूजल रिडक्शन। वो 1 to 2 मिलीमीटर करनी है कि ऑपोजिट जो मोलर है उसके और इसके दरमियान 1-2 मिलीमीटर का स्पेस होना चाहिए। अब बात करते हैं मीजियल और डिस्टल रिडक्शन की, कटिंग की या प्रिपरेशन की। करने की वैसे एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले दांत से कांटेक्ट एरिया सिर्फ टूट जाए बस। क्योंकि अगर सामने 2 दांत मिले हुए हैं तो स्टेनलेस स्टील क्राउन, परमानेंट क्राउन 18 ईयर से पहले दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? ये मैंने बात बताई थी पेरी वाले चैप्टर के अंदर कि वो डिपेंड करता है जिंजाइवल स्टेबिलिटी के अंदर। लोअर मैंडिबल के अंदर तो 12 साल के अंदर स्टेबल हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हर दांत का अपना अपना है मार्जिन। अपर के इंसाइजर्स में नहीं दे सकते, वो 16 साल के बाद दे सकते हो, 18 के बाद दे सकते हो। लोअर्स में दे सकते हो, मोलर्स में दे सकते हो। तो ये हर दांत का मैंने पहली वाले चैप्टर में बताया था कि हर दांत का अपना है। जब मार्जिन, वो उसका डिपेंड होता है मार्जिनल स्टेबिलिटी कब आ रही है। तो 12-13 साल तभी बोला गया, 12-13 साल तक जिंजाइवल स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर आपको स्टेनलेस स्टील निकालना पड़ेगा, परमानेंट डालना पड़ेगा। अब हम आते हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, हाँ, मीजियल और डिस्टल रिडक्शन। मी अच्छा, अब दोबारा से टूथ प्रिपरेशन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्लूजल रिडक्शन, वन टू, आप हेडिंग दोगे ऑक्लूजल रिडक्शन, आप लिखोगे 1 to 2 मिलीमीटर रिड्यूस करना है। फिर लिखोगे प्रॉक्सिमल रिडक्शन यानी मीजियल डिस्टल। मीजियल डिस्टल जो रिडक्शन है आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसलिए करते हो क्योंकि 2 दांत आपस में मिले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है स्टेनलेस स्टील क्राउन कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना। तो 2 दांत आपस में मिले हुए हैं, तो फिर आपको सिर्फ 2 दांत के कांटेक्ट को तोड़ने के लिए रिडक्शन करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर कोई सामने वाला दांत नहीं है तो फिर आपको प्रॉक्सिमल रिडक्शन नहीं करनी। बक्कल और लिंगुअल रिडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ बक्कल और लिंगुअल रिडक्शन। अगर हल्की करना चाहते हो थोड़ी बहुत, अगर कोई है रफनेस है उसको स्मूथ करना चाहते हो वो अलग बात है, कोई अंडरकट है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब मार्जिन्स कहाँ पे होते हैं, इसमें कौन सा मार्जिन दिया जाता है, शोल्डर या शेम्फर? कोई मार्जिन नहीं दिया जाता, ना शोल्डर ना शेम्फर। स्टेनलेस स्टील क्राउन जो है, वो जो क्राउन है, क्राउन के सब जिंजैवली एक अंडरकट आता है। क्राउन ऐसे होता है कॉन्वेक्स, और फिर ऐसे कॉन्वेक्सिटी खत्म होती है जहां पे सब जिंजाइव, मार्जिनल जिंजाइवा पे उसकी क्राउन की कॉन्वेक्सिटी खत्म होती है। तो जहां खत्म होती है वहां पे स्टेनलेस स्टील क्राउन को फिट किया जाता है, उधर फिट होता है बेसिकली। तो वो ऑटोमेटिक उसकी फिटिंग होती है, मार्जिन से फिटिंग होती है, जो स्टेनलेस स्टील क्राउन का मार्जिन है वो उससे फिट हो जाएगा।
कोई शोल्डर, कोई शेम्फर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जो अंडरकट बना हुआ है, हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी ऑफ क्राउन के नीचे सब जिंजाइवल रीजन पे एक अंडरकट है, जो अंडरकट रीजन है वहां पे खुद ही वो बाइंड हो जाएगा। अब कौन से ब्रश इस्तेमाल करते हैं? ऑक्लूजल रिडक्शन के लिए व्हील शेप ब्रश इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सिमल रिडक्शन के लिए थिन, बिल्कुल थिन, वेरी थिन टेपर डायमंड ब्रश इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप ऑर्थोडोंटिक सेपरेटर लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, यानी ऑर्थोडोंटिक सेपरेटर्स लगाएं और पेश बच्चे को 2 हफ्ते बाद बुलाया, तो फिर आपको प्रॉक्सिमल रिडक्शन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दांत में ऑटोमेटिक सेपरेशन आ जाएगी, तो फिर वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर आपको बहुत थिन सा, बहुत पतला सा डायमंड ब्रश इस्तेमाल करना पड़ेगा टिपर फिशर, ताकि सिर्फ कॉन्टेक्ट एरिया टूटे। मजीद कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टेनलेस स्टील क्राउन की जो सीमेंटेशन है, वो जो अंडरकट है मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ क्राउन के नीचे, उससे होती है। कोई प्रिपरेशन ऊपर क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑक्लूजल रिडक्शन भी 1-2 मिलीमीटर इसलिए करते हैं ताकि वो ऑक्लूजन पे हाई ना आए। तो ये है। तो ये सारा हो गया। और उसमें बेसिकली दो, हमें स्टेनलेस स्टील टाउन फिट करने के बाद 2 सीजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बीबी सीजर, बीबी याद करने का तरीका ये कि बेनजीर भुट्टो बीबी, तो बीबी याद रहेगा, बीबी सीजर्स। उससे काटना पड़ता है कभी कभी स्टेनलेस स्टील टाउन को सर्वाइकल रीजन से। अगर बड़ा हो रहा है हाइट में तो थोड़ा सा काट सकते हो। नंबर 2, क्रिम्पिंग प्लायर्स। क्रिम्पिंग प्लायर से क्या होता है, उसको जो उसकी जो ये स्टेनलेस स्टील क्राउन की जो कैप है ना, ये समझो स्टेनलेस स्टील क्राउन है। एक मिनट, ये स्टेनलेस स्टील क्राउन है, ये वाला जो रीजन है उसका, ये वाला नीचे वाला, उसको आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर सकते हो ताकि अंडर कट पे फंस जाए। वो क्रिम्पिंग प्लेट से होगा। और उस रीजन को जो काट रहे हो नीचे वाले को, वो बीबी सीजर से होगा। तो ये स्टेनलेस स्टील क्राउन के बारे में सवाल आ सकते हैं। कोई रिपीट करना चाहेगा इंडिकेशन या कुछ भी, या फिर आगे चलें? जो नॉर्मल पीएफएम क्राउन होता है, या कास्ट क्राउन कहते हैं, जो कि हम बड़ों में लगाते हैं, उसकी जो रिटेंशन होती है वो होती है फ्रिक्शन बिटवीन द इंटरनल सरफेस ऑफ क्राउन एंड वॉल्स ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ। जो दांत को आपने प्रिपेयर किया है और इंटरनल सरफेस ऑफ क्राउन, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उससे रिटेंशन होती है। लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील क्राउन है, इसकी रिटेंशन होती है मार्जिन ऑफ क्राउन, यानी क्राउन की मार्जिन, और एंड अंडरकट पोर्शन ऑफ टूथ बिलो द जिंजाइवा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मार्जिन क्राउन के अंडरकट रीजन में फंस जाते हैं, इससे रिटेंशन होती है। प्रिपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि नॉर्मल क्राउन में ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन से फर्क पड़ता है। इसमें आपको स्लाइटली डीपर 6% जो क्राउन प्रेप की आपको टिप्स दी जाती हैं, क्योंकि उसकी रिटेंशन होती है इंटरनल, यानी कि इंटेग्यू सरफेस ऑफ क्राउन एंड वॉल्स ऑफ द प्रिपरेशन, उससे होती है। लेकिन इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी होती है मार्जिन ऑफ क्राउन एंड अंडरकट प्रेजेंट बिलो द सब जिंजाइवल रीजन, यानी कि मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ क्राउन के नीचे जो अंडरकट आता है। कोई रिपीट करना चाहेगा, इंडिकेशन कोई बताना चाहेगा, या कुछ भी, कोई एक बात, ताकि फिर आगे चलें। अब आते हैं दूसरा सवाल जो आ सकता है आप लोगों के पास टेस्ट में या आईएमएम में। 5 पॉइंट फिलोसॉफी केयर टेबल पॉइंट 9.1 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में। बच्चों में जब भी आपके पास आए पीट्स के अंदर, तो आपको इन 5 बातों का ख्याल करना है। नंबर 1, हमेशा बच्चे का और बच्चे के पेरेंट्स का अपने ट्रस्ट जीतना है, कोऑपरेशन जीतना है। कभी भी ऐसे जज्बाती नहीं, कूल काम बातें करनी है और दोस्ती करनी है। सबसे पहले आसान लफ्जों में दोस्ती करनी है, उसका ट्रस्ट और कोऑपरेशन जीतना है। नंबर 2, आपने डायग्नोसिस बनाना है और फिर ट्रीटमेंट प्लान बनाना है जो कि बच्चे को बेस्ट सूट करे, बच्चे के फायदे के लिए हो, ऐसा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। नंबर 3, जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए वो मोस्टली प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन पे बेस्ड हो। जो आपका मेन विजन है ना, वो है प्रिवेंशन बच्चे के अंदर। तो पहला पॉइंट है बच्चे का ट्रस्ट जीतना। फ्रॉम विच चैप्टर? ये चैप्टर तो हम चैप्टर 9 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर 9 पे लेक्चर है। और जब टेबल टेबल 9.1, पहला 9.1 टेबल है, पहला टेबल।
लेकिन आपने एज इट इज याद नहीं करना, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद करो। कि पहला पॉइंट है उर्दू में याद करो, सिंधी में याद करो, अपने जबान में। ऐसे वो आप जो लोग रट्टा मारते हैं चीजों को एज इट इज लिखते हैं तो वो उन चीजें भूल जाते हैं। अब याद रहेंगी। पहले पॉइंट है दोस्ती बनाना, दोस्ती करनी है। अब ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आपको इस तरह याद कर लेना कि दोस्ती करनी है। दूसरा पॉइंट है कि अच्छा डायग्नोसिस बनाना और ट्रीटमेंट प्लान बच्चे के साथ जो बच्चे के फायदे हक में बेहतर है वैसा बनाना है। तीसरा पॉइंट ये कि प्रिवेंशन आपका गोल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि इस तरह आपने ट्रीटमेंट देना है जो बच्चे को एक्सेप्टेबल हो, ज्यादा इन्वेजिव ना हो, एक्सेप्टेबल हो। तो तीसरा था प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट हो, चौथा हो एक्सेप्टेबल हो, और दूसरा था जो चाइल्ड के हक में बेहतर हो। तो ये दूसरे तीसरे चौथे आपस में रिलेटेड हैं। और पांचवा पॉइंट है कि ऐसा ट्रीटमेंट आपको करना है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। मतलब सारे पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट पे है। पहला पॉइंट सिर्फ था आपने दोस्ती कर ली, दोस्ती के बाद आपने फिर ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो उसके हक में बेहतर हो, ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो प्रिवेंशन हो, ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो सस्ता और लॉन्ग लास्टिंग हो। अब ये कितना आसान हो गया याद करना। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया, 5 पॉइंट फिलोसफी की है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं कि हमें रेस्टोरेशन करनी है या नहीं करनी, मतलब आपने दांत को ट्रीट करना है या नहीं करना। सबसे पहले आते हैं रीजंस नॉट टू ट्रीट। नॉट टू ट्रीट का मतलब है ना रेस्टोर करना है ना एक्सट्रैक्शन, दांत को सिर्फ प्रिवेंशन करनी है और कुछ आपने ट्रीट बर्न नहीं चलाना। इसको कहते हैं रीजंस नॉट टू ट्रीट। क्यों ट्रीट नहीं करना, इसके भी रीजंस है। रीजन नंबर 1, दांत को डैमेज होगा। क्योंकि अगर एक दफा आप फिलिंग करते हो ना तो फिर वो दांत को ज्यादा काट कट जाता है और फिर फिलिंग की एक साइकिल शुरू हो जाती है। वो फिलिंग निकलेगी, फिर दोबारा फिलिंग करोगे और दांत कटेगा। तो एक साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन कहा जाता है, इट इज अ साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन। तो तो उस साइकिल से बचने के लिए बेहतर है ट्रीट ही ना करो, प्रिवेंशन करो। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, डैमेज टू पड़ोसी दांत, एडजेसेंट दांत को डैमेज हो सकता है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो प्रॉक्सिमल सरफेस होता है एडजेसेंट दांत का, उसकी सबसे जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो हाईएस्ट फ्लोराइड होता है उसके अंदर, सबसे ज्यादा ताकतवर लेयर होती है वो, हाइपर मिनरलाइज लेयर होती है। और जब हम प्रॉक्सिमल कैरीज को ट्रीट कर रहे हैं और सामने वाले दांत पे थोड़ा सा भी बड़ लग गया तो हम तो बजाय कहते हैं यार थोड़ा ही तो बड़ लगा, इसमें इतना ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वो बड़ी बात एक्चुअल में हुई है, क्योंकि वो जो थोड़ा सा बड़ लगा है उस थोड़े से में ही हाइपर मिनरलाइज लेयर है वो निकल जाती है। वो हाइपर मिनरलाइज लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उस थोड़े से ही निकल जाती है। तो सामने वाले दांत को नुकसान हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट। और दूसरा ये है कि पेरियोडोंटल इश्यूज। पेरियोडोंटल इश्यूज क्या हो सकता है कि जब आप प्रॉक्सिमल लीजन्स को ट्रीट कर रहे हो, बर चला रहे हो, तो हो सकता है जो आपका बर है वो इंटरडेंटल पेपिला पे लग जाए और आइट्रोजेनिक इंजरी हो जाए। या फिर आपने ऐसी रेस्टोरेशन की है, क्लास 2 अमलगम, क्लास 2 कंपोजिट, ओवरहैंग मार्जिन है, फिर उसकी वजह से प्लाक अक्यूमुलेशन और फिर जिंजेवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस हो जाए। तो ये चीजें ना हो, इससे अच्छा है आप लोग रेस्टोरेशन करो ही ना। तो ये हम बात कर रहे हैं रीजंस नॉट टू ट्रीट। तो ये क्यों ट्रीट नहीं करना है हमें, एक डिबेट कंपटीशन चल रहा है। तो कुछ लोग फेवर में बात करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में बात करेंगे। तो ये अगेंस्ट वाले लोग बात करें कि हमें ट्रीटमेंट नहीं करना। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा यार जिस दांत पे करोगे उसकी बैंड बजेगी, क्योंकि साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन शुरू होगी। सामने वाले दांत के प्रोक्सिमल सरफेस पे स्लाइड सा निक आ जाएगा, उसकी बैंड बजेगी। पीडीएल टिश्यूज की बैंड बजेगी। उसकी दो वजह वजह वजूहात बताई डिपेटर ने। पहली वजह के ओवरहैंग मार्जिन बन सकता है, दूसरी वजह कि इंटरडेंटल पेपिला को बड़ लग सकता है। चौथा उन्होंने कहा कि ऑक्लूजन की भी बैंड बच सकती है, क्योंकि जाहिर है एग्जैक्ट ऑक्लूजन तो रेस्टोर नहीं करोगे आप, थोड़ा सा इधर उधर रेस्टोर करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन वैसे ऑक्लूजन इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो हॉल टेक्निक है, हॉल टेक्निक क्या होती है चलो उस पर भी बात करते हैं, ये भी सवाल आ सकता है। हॉल टेक्निक बेसिकली ये थी कि आपने कैरीज रिमूव नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा देना है। ना प्रिपरेशन करनी है ना कैरीज रिमूव करना है, एज इट इज लगा देना है। तो आप तो बोलोगे फिर तो स्टेनलेस स्टील क्राउन थोड़ा हाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ऑक्लूजल रिडक्शन नहीं की, डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा लिया, वो तो ऊंचा हो जाएगा। हाँ होगा, ऑक्लूजन हाई स्पॉट हो जाएगी, डिस ऑक्लूड हो जाएंगे बाकी दांत बच्चे के, लेकिन फिर वो कुछ हफ्तों में खुद ही सही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो जॉ है वो ग्रोइंग जॉ होता है। तो कि इसलिए ऑक्लूजन इतना बड़ा बच्चों में इशू नहीं है।
ऑक्लूजन बेसिकली बड़ों का चैप्टर है, बड़ों में मसला होता है, तो बच्चों में इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता ऑक्लूजन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हॉल टेक्निक पे सवाल अगर आ जाए तो ये सवाल है पहला कि होता क्या है, वो मैंने बता दी। एडवांटेजेस, कन्वीनियंट, सिंपल, नो नीड ऑफ एलए, एलए देते, नो नीड टू रिमूव कैरीज, नो नीड टू प्रिपेयर टूथ, नो नीड टू यूज हैंड पीस, नो नीड ऑफ एनीथिंग, और इजीली एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। इंडिकेशन क्या है? वो बच्चे जो कोऑपरेटिव नहीं है, वो बच्चे जो कि जिसके अंदर डर बहुत है, फियरफुल है, हैंड पीस की आवाज से डर लगता है, एनजाइटी बहुत ज्यादा है, उन सब में ये प्रोसीजर हॉल टेक्निक कर सकते हो। और इंडिकेशन क्या है? जो कैरीज लिमिटेड टू इनेमल या आउटर थर्ड ऑफ डेंटिन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कैरीज इनर थर्ड ऑफ डेंटिन में आ गई, मिडिल थर्ड ऑफ डेंटिन में आ गई, फिर नहीं कर सकते, फिर रिमूव करना पड़ेगा। पल्पल इन्वॉल्वमेंट, फिर नहीं कर सकते। पेरियपाइकल इन्वॉल्वमेंट, फिर नहीं कर सकते, फिर तो सारे पल्पेक्टोमी पल्पॉटमी ये करना पड़ेगा। तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एडवांटेजेस मैंने बता दिए। होता क्या है, रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि आपने ना कैरीज रिमूव की, ना टूथ प्रिपेयर किया, डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा दिया, हॉल टेक्निक, ताकि आसानी हो जाए, ये रैशनल है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि आप फिर, हाँ, रैशनल बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैरीज है वो नहीं निकालोगे तो उसका क्या होगा, क्योंकि कैरीज को अगर आपने, इट मीन्स टूथ शुड नॉट बी कैविटेटेड। अगर कैविटेटेड, हाँ ये कह सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इट हॉल टेक्निक, जी जी ऐसा ही है ना। एकदा स्कोर 1 और 2 हो, आ, हाँ, क्योंकि फिर वो मिडल, हाँ, 3 4 मिडल थर्ड ऑफ डेंटिन में आ जाता है, 5 6 इनर थर्ड ऑफ डेंटिन में आता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही है। या फिर अगर कैविटेटेड में भी बहरहाल काफी कर लेते हैं, पर डिपेंड है कि मतलब सुपरफिशियल सफा कैविटी है या अगर किस तरह की कैविटी है, तो वो उस नोयत को देखा जाएगा। लेकिन सही बात है, कैविटेटेड में फिर क्योंकि मिडल थर्ड ऑफ डेंटिन का अंदेशा है, तो थोड़ा सा बहुत कॉशियसली फिर देखना पड़ेगा उस बात को। और तो ये है। और पता नहीं, हाँ, रैशनल क्या बता रहा था मैं, क्योंकि जो कैरीज है आउटर थर्ड ऑफ इनेमल में, इनर थर्ड ऑफ इनेमल, आउटर थर्ड ऑफ डेंटिन में, तो उसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील क्राउन लगा देते हैं तो जो बैक्टीरिया है, एक्टिव कैरीज, उसको रिमूव नहीं करना है, तो एक्टिव कैरीज खुद ब खुद अरेस्टेड फॉर्म में चली जाएगी, क्योंकि आपने उसको डिप्राइव कर दिया है न्यूट्रिशन से, बाय कटिंग, बाय आइसोलेटिंग इट फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आपने उसको एक एक्सटर्नल जो ओरल कैविटी का एनवायरनमेंट था उससे आइसोलेट कर दिया, उसके ऊपर कोप चाड़ दिया, समझो उसको कब्र में दफना दिया। अब वो उसको ना खाना मिल रहा है, ना थूक मिल रही है, ना उसको बैक्टीरिया, प्लाक, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वो जो एक्टिव बैक्टीरिया होंगे ना, वो खुद ब खुद अरेस्टेड फॉर्म में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है हॉल टेक्निक का। तो ये कल टेस्ट में भी आ सकते हैं, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। तो खैर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे, हॉल ये आईएमएम वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हॉल टेक्निक में भी स्टेनलेस स्टील क्राउन इस्तेमाल होता है, जो कि प्री फॉर्म क्राउन है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम वापस आ रहे हैं डिबेट कंपटीशन पे, जो कह रहे थे रीजंस नॉट टू ट्रीट। दूसरा रीजन उन्होंने कहा नॉट टू ट्रीट करने का, कि जनाब आली इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैरीज, क्या कहते हैं, कि कैरी सुपरफिशियल है, अरेस्टेड है, एक्टिव है। तो बंदा ऐसे सिचुएशन में बेहतर है कि प्रिवेंशन ही करे और जल्दबाजी में जाके रेस्टोरेशन ना करे। तो ये अपने डिबेट में, अपने जो अगेंस्ट में ट्रीटमेंट के। फिर आगे कह रहे हैं जनाब आली, मेरा तीसरा रीजन ये है, मैं तीसरा नहीं, मेरा बने छठा रीजन ये है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो कैरीज होती है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो इतनी स्लो जब कैरीज होती है, तो फिर क्यों आप रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हो? बेहतर है प्रिवेंशन करो। फिर आगे जनाबे आली, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इनेमल कैरीज है उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो रीमिनरलाइज हो जाता है। वो रीमिनरलाइज हो जाता है, तो फिर आपको क्या जरूरत है उसको रेस्टोर करने की, क्या जरूरत है उसको खड्डा बनाने की? देखो कितनी लॉजिकल बात कर रहा है ये डिबेटर, कह रहा है कि अगर भाई वो डिमिनरलाइज हो जाती है, प्रूवन है, तो भाई क्यों खड्डा तुम क्रिएट कर रहे हो और क्यों रेस्टोर कर रहे हो? और तो ये सारी बातें कर रहा है रीजंस नॉट टू ट्रीट। और आखिरी रीजन बता रहा है कि जो आप, चलो आप, वो आगे कह रहा है, आखिरी बात कह रहा है। अब मैं अपनी, जनाबे आली, मैं अपनी आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि चले मान लेते हैं, हम मुखालफिन की बात मान लेते हैं कि वो जैसा कहते हैं रेस्टोरेशन करना चाहिए, चलो मान लेते हैं इनकी बात। लेकिन मेरा
उन पर मैं उंगली उठाकर सवाल करता हूं कि जो रेस्टोरेशन की जाएगी उसकी क्या गारंटी है कि वो टिकी रहेगी। बच्चों में रेस्टोरेशन की स्पेन छोटी होती है, वो जल्दी रेस्टोरेशंस निकल जाती हैं। तो लिहाजा मेरा मौकफ ये है कि बच्चों में ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और प्रिवेंशन की ही तरफ रहना चाहिए। और ये मैंने सारे दलाइल आप लोगों के सामने रखे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये स्पीच उनकी खत्म हुई, उन्होंने तकरीर खत्म हुई। अब आते हैं फेवर पे बात करने वाले को, अब स्टेज में बुलाया जाएगा जो फेवर में बात करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब आली, मैं इस बात में जो भी मुखालफिन ने कहा मैं इनकी सब बातों का एहतराम करता हूँ, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इनकी जो हतमी कंक्लूजन थी ना उससे उसका मैं रद्द करता हूँ। और रद्द करने की मेरे पास भी दलाइल मौजूद है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि बड़े एहतराम से मेरे दलाइल को सुना जाए। पहली दलील, मेरी पहली बात, कि अगर हम रेस्टोरेशन नहीं करेंगे, वो कह रहे रीजंस टू ट्रीट करना चाहिए। अगर हम रेस्टोरेशन नहीं करेंगे, वो तो कह रहे करना चाहिए ना, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा कि कैरीज पल्प तक पहुंच जाएगी, पल्प के बाद एब्सिस बनेगा, पेरियोपेकल लीजन बनेगी और वो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, दिस इज अ इंटायर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंसी। ये तो केस हो जाएगा, नेग्लिजेंसी का केस है भाई, सेक्शन 301 पे जेल हो खैर, मतलब इन शॉर्ट मैं मजाक कर रहा हूँ। ये केस ऑफ नेग्लिजेंसी है कि आप कैरीज को ऐसे ही छोड़ रहे हो, अगर वो आगे बढ़ गई और पल्प तक पहुंच गई तो कौन कसूरवार होगा। तो ये बात सबने तालियां बजाई यार, वाकई तो बात है कि अगर निग्लेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हैं, तो ट्रीट करना चाहिए। पहला पॉइंट उसने बोला ट्रीट। जनाब अली, दूसरा पॉइंट, जैसे मेरे मुखालफिन ने कहा कि कैरीज की स्पीड बहुत स्लो होती है, स्लो प्रोग्रेस करते हैं। जी हाँ, मैं मानता हूं इनकी बात, बिल्कुल स्लो होती है। कैरीज प्रोग्रेस इज वेरी स्लोली। बट एक रैम्पेंट कैरीज नाम की भी चीज होती है मेरे भाई। अब जैसे ही उसने बोला सामने वाले की भी बज गई, अबे तेरी तो यार, ये तो धोती खोल रहा है हमारी रैम्पेंट। तो रैम्पेंट कैरीज तो बहुत तेज जाती है, वो तो बहुत भागती हुई दौड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में तो आपको रेस्टोर करना तो आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस है। सबने बोला हाँ यार, ये बात भी ठीक है। दूसरी तीसरी दलील, जैसे मुखालफी ने कहा और बड़े चालाकी से उन्होंने कहा कि एनेमल कैरीज रीमिनरलाइज हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, इस बात पे तो मेरी कोई बहस नहीं है इनसे। लेकिन उन्होंने डेंटिन की बात नहीं की, और उन्होंने पूरी बात भी नहीं बोली। इनेमल अर्ली कैरीज रिमिनलाइज हो जाती है, लेकिन लेट ओ सॉरी डीप इनेमल सुपरफिशियल इनेमल कैरीज रिमिनलाइज होती है, डीप इनेमल कैरीज रिमिनलाइज नहीं होती। चलो मान लेते वो भी होती है, डेंटिन कैरीज तो नहीं होती। तो फिर ये बात इन्होंने आपसे छुपाई और सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा, जबकि मैं आपके सामने एक आईने की एक तस्वीर आपके सामने रखी, जबकि दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि डेंटिन कैरीज रिमिनलाइज नहीं होती। तो इसलिए हमें रेस्टोरेशन करनी चाहिए। चौथी पॉइंट, कि जैसे इन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन का शॉर्ट स्पैन होता है, वो खत्म गिर जाती है, तो वो मैं कहना चाहूंगा अगर डेंटिस्ट ट्रेंड है, एक्सपर्टीज है और स्किलफुली काम कर रहा है तो वो रेस्टोरेशन का सक्सेस होता है। अगर वो नहीं, शॉर्ट स्पैन नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है स्किल पे। तो ये एक ब्लंट स्टेटमेंट दे देना कि रेस्टोरेशन गिर जाती है, ये गलत बात है। ये डिपेंड करता है डेंटिस्ट की काबिलियत का और जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सबने तालियां बजाई। और मैं आखिरी बात अपनी कहना चाहूंगा, और इस बात पे मैं अपनी स्पीच खत्म करना चाहूंगा। ये मेरी कोटेशन है, अर्ली ट्रीटमेंट इज बेटर देन लेट ट्रीटमेंट एंड स्मॉल रेस्टोरेशन आर बेटर देन लार्ज रेस्टोरेशन। थैंक यू सो मच। इस पर सबने तालियां बजाई, तो इसकी पांचवी पॉइंट थी। मतलब अर्ली ट्रीटमेंट मतलब कि भाई अगर तुम अभी नहीं करोगे, प्रिवेंशन करोगे, हो सकता है तुम्हें 2 महीने बाद उसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी पड़े। तो बेहतर है अर्ली कर लेते लेट की जगह पे। और अर्ली करते तो स्मॉल रेस्टोरेशन होती, लेट करोगे अब बड़ी करनी पड़ेगी। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज बेटर देन लेट ट्रीटमेंट, स्मॉल रेस्टोरेशन आर बेटर देन लार्ज रेस्टोरेशन। तो ये 5 पॉइंट हैं ट्रीट करने के, और वो थे नॉट ट्रीट के। तो खैर ये शॉर्ट ऐसे है, तो ये डिबेट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब एक और सवाल जेरे बहस है कि हमें, चलो फिर अब आते हैं, जज साहब आते हैं कि भाई फैसला सुनाया जाएगा। तो तमाम सबूतों और गवाहों के बाद अदालत ये फैसला देती है कि दांत को ट्रीट करना चाहिए। सही है, तालियां, ओए होए, बस ट्रीट वाला जीत गया, उसकी दलाइल अच्छे थे, ट्रीट करना चाहिए। अब बहस है कि ट्रीट में रेस्टोर करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये नया मौजू हो गया बहस का कि ट्रीट, रेस्टोर भी ट्रीट है, एक्सट्रैक्ट भी ट्रीट है। तो इसमें 4 बातों का एक बनाया गया, एक एजेंडा बनाया गया। सबसे पहले चाइल्ड,
ऐसा ट्रीटमेंट करो जो चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ना कि डेंटिस्ट की आसानी क्या है, ना कि उसके पेरेंट क्या चाह रहे हैं, नहीं, जो बच्चे की आसानी क्या है। नंबर 2 था तुथ, जो दांत के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, उस पर्टिकुलर दांत के। अब इसकी बात करेंगे, इसके अंदर हम गहराई में जाएंगे। तीसरा पॉइंट था स्टेज ऑफ डिजीज, डिजीज कितना डीप है, इनेमल है, डेंटिन है, पल्प तक है, पेरिपाइकल है, एब्सिस है, तो वो कितनी डीप कैरीज है, कितना, कितनी डिजीज की स्टेज क्या है। चौथा एक्सटेंट ऑफ डिजीज, एक दांत पे है, चार दांत पे है, छह दांत पे है, तो एक्सटेंट कितनी है, तो स्टेज और एक्सटेंट, तो तीसरे चौथे पॉइंट। दूसरा पॉइंट था दांत कौन सा है, तो यहाँ पे एक मौजू है जिसमें है रीजन नॉट टू एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेकंड मोलर है, प्राइमरी सेकंड मोलर को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि मोस्टली बचाया जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेकंड मोलर को एक्सट्रैक्ट करोगे आप तो सामने वाला परमानेंट फर्स्ट मोलर है वो उसकी जगह ले लेता है, तो माल अलाइनमेंट हो जाती है। तो वही मैं कह रहा था, दूसरा पॉइंट था, डिपेंड करता है दांत कौन सा है। दूसरा पॉइंट, आगे का दांत है, तो वो अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी, तो फिर बेहतर है कि एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरे पॉइंट के अंदर। अच्छा, अलग से सवाल आ जाए, व्हाट आर रीजंस नॉट टू एक्सट्रैक्ट, कौन से रीजंस है कि आपने एक्सट्रैक्शन नहीं करनी। रीजन नंबर 1, प्राइमरी सेकंड मोलर शुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ, माल अलाइनमेंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मीजियल ड्रिफ्टिंग ऑफ परमानेंट फर्स्ट मोलर। रीजन नंबर 2, extraction should be avoided post of molars because there will be problem in mastication, खाने पीने में मुश्किल होगी। नंबर 3, एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड क्योंकि अगर एक्सट्रैक्शन कर ली बच्चे को लगेगा कि दांत की अहमियत नहीं है, दांत आर वर्थलेस, और वो आगे इतना दांतों का ख्याल नहीं करेगा, कदर कम हो जाएगी दांतों की, तो उसकी अहमियत दांतों की कम हो जाएगी उनकी नजरों में, इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 4, एक्सट्रैक्ट ना करने का, अगर एक आपने अच्छे से पेश, अच्छे से आपके पास बच्चा आया, आपने उसको रेस्टोरेशन की, टूथ कलर्ड कॉम्पोजिट, और वो घर आपने उसको बोला जबरदस्त, वो घर गया, तो उसके अंदर एक अहमियत पैदा होगी, सेंस ऑफ प्राइड होगा कि यार कितना दांत को रेस्टोर किया और कितना उस दांत को डॉक्टर साहब ने बचाया है, बस निकाला नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट था मेरा दांत, उसको खुशी होती है एक कि मेरा दांत बच गया, सेंस ऑफ प्राइड आती है। पांचवा रीजन, एंटीरियर दांत को अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम, लोग बच्चे मजाक उड़ाएंगे, सेल्फ एस्टीम भी लो होती है। तो ये 5 रीजंस हैं कि आपको दांत एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 1, अगर सेकंड प्राइमरी मोलर को एक्सट्रैक्ट करोगे, परमानेंट फर्स्ट मोलर की मीजियल ड्रिफ्टिंग होगी और माल अलाइनमेंट हो जाएगी। रीजन नंबर 2, एंटीरियर दांत को एक्सट्रैक्ट करोगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी क्योंकि बच्चे को शर्मिंदगी होगी। रीजन नंबर 3 है कि अगर पोस्ट मोलर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे तो खाने पीने में मुश्किल होगी, मैस्टिकेशन में बच्चे को प्रॉब्लम होगी और वो परेशान होगा। ठीक है। और चौथा रीजन, अगर आपने क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बच्चे को लगेगा कि दांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस डेंटिस्ट ने तो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करके फेंक दिया डस्टबिन में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उतना ख्याल नहीं करेगा। और पांचवा रीजन, अगर अच्छी रेस्टोरेशन करके डेंटिस्ट ने दांत बचाया तो आपको लगेगा कि सेंस ऑफ प्राइड पैदा होगी कि यार वेल रेस्टोर्ड दांत है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो कि कल टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील क्राउन नंबर 1, उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंडिकेशंस, प्रिपरेशन। नंबर 2, 5 फिलोसॉफी केयर। नंबर 3, रीजंस टू ट्रीट, रीजंस नॉट टू ट्रीट, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए या रेस्टोर करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड की तरफ है। अब हम आते हैं, जूम लिंक खत्म होने वाला है, बस नया जूम लिंक शेयर करूंगा, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट होगा। उसमें हम बात करेंगे अच्छा, अभी पलपॉट भी, पहले रबर डैम की बात करते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, रबर डैम के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, रबर डैम के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं वो है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या चीजें आती हैं, सेफ्टी में सबसे पहले आता है, अगर बच्चों में आपने रबर डैम लगा के काम किया है तो सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज होने से बच जाएगा, क्योंकि रबर डैम लगा हुआ है हर जगह। चीक पे बर्न नहीं लगेगा, जबान पे बर्न नहीं लगेगा, लेकिन बहुत दफा ऐसे होता है कि बर्न चलाते चलाते जबान पे लग जाता है,
होता है ना, इंटरडेंटल पेपिला पे लग जाता है, चीक पे लग जाता है, तो फिर इससे बच जाएगा। तो पहला पहला फायदा है प्रिवेंशन टू डैमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। दूसरा फायदा है रिस्क ऑफ स्वेलिंग और रिस्क ऑफ इनहेलेशन से बच जाएगा। कभी कभी जो फाइल है हो सकता है अंदर गिर जाए पेशेंट के मुंह के अंदर, बहुत से वाकयात हुए, अल्लाह खैर करे, या स्टेनलेस स्टील का हाथ से स्लिप हो जाए पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर गिर जाए, तो बस फिर एक ही ऑप्शन होगा कि भाई पतली गली से निकलो। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो बहरहाल रबर डैम बहुत जरूरी है। नंबर 3, क्रॉस इन्फेक्शन से भी बच जाओगे, क्योंकि जब बर्ड चलाते हो और थूक, थूक में जब बर्ड चलता है तो थूक के जो छींटे हैं वो बाहर भी गिरते हैं, इससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जबकि रबर डैम से थूक बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि सिलेवा का नाम निशान नहीं होता। नंबर 4, नाइट्रस ऑक्साइड सिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड में सिडेशन में बच्चे के नाक पे मास्क लगाया जाता है और बच्चे को बोला जाता है नाक से सांस लो, क्योंकि जितना वो नाक से सांस लेगा ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड उसके अंदर आएगी, समझ रहे हो ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उतना इस सिडेशन में जाएगा। लेकिन अगर मुंह से भी बच्चा कभी सांस ले लेता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर रबर डैम लगाओगे ना, तो नाक से खुद ब खुद सांस निकलेगा और मुंह से सांस नहीं निकलेगा, तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है नाइट्रस ऑक्सीडेशन का। पांचवा फायदा, बच्चे को क्या फायदा होगा, दांत बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, सारे दांतों में आपको जो दांत है वही नजर आएगा, उसको कहते हैं आइसोलेशन। नंबर 6, बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। जब बच्चा देखेगा कि डेंटिस्ट